सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। और आज हम देख लेते हैं अपना 18 मई का न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली अभी यहाँ पे बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे रोक लगा दी गई है, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनके लिए। अब ये सिर्फ दो ही पोर्ट से एक्सपोर्ट हो सकेंगे, जो आपका कोलकाता का पोर्ट है और जो नहवा शहवा पोर्ट है आपका मुंबई में, वहाँ से सिर्फ। इससे पहले भी जो है बांग्लादेश ने भी हमारे जो इंडियन यार्न है और राइस पे एक्सपोर्ट पे बैन लगाया हुआ था। तो अब हमने भी उनके रेडीमेड गारमेंट्स पे जो है सिर्फ लैंड पोर्ट से इन्हीं दोनों पोर्ट से एक्सपोर्ट हो सकेगा। और भी जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं वो प्लास्टिक है और वुडन फर्नीचर है, जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक है, बेकरी, इन सब पे भी रोक लगाई है। तो इससे जो बेसिकली इफेक्ट होंगे वो रीजन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगे, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। अब जो बांग्लादेश को कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा कि इसका जो 93% ऑफ जो रेडीमेड गारमेंट है बांग्लादेश का, वो एक्सपोर्ट लैंड पोर्ट्स के थ्रू होता था, तो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। और जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली बूस्ट होगी। अब ये सब किया क्यों गया, इंडिया ने मूव क्यों लिया? क्योंकि यहाँ के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस, वो चाइना जाके एक रिमार्क देते हैं जिसमें ये नॉर्थ ईस्ट को एक लैंडलॉक्ड जगह बताते हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है। यहाँ इसरो ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। और किस लॉन्च व्हीकल पे की है? PSLV C61 पे लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च व्हीकल है बेसिकली और ये सैटेलाइट है। अब ये लॉन्च किस लिए किया गया है? ये हमारे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में हेल्प करेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा और हमारे नेशन की सिक्योरिटी सर्विलेंस करेगा। तो ये मिशन 5 साल का है और हर वेदर में काम करेगा अर्थ को ऑब्जर्व करने में। तो हमारे पास देख लेते हैं कौन कौन सी दो हमारी लॉन्च व्हीकल्स PSLV और GSLV। PSLV बेसिकली जो है पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होती है। GSLV जो है आपकी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है। इसका जो ये पेलोड कैपेसिटी ले जा सकती है वो 750 kgs तक ले जा सकती है और ये जो है 4000 kgs तक ले जा सकती है। फिर उसके बाद में ये जो यहाँ पे जो लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है वो 4 स्टेजेस में यूज़ होता है इसमें। सॉलिड लिक्विड और यहाँ पे 3 स्टेजेस में यूज़ होता है ये सॉलिड लिक्विड, और थर्ड होता है इसका क्रायोजेनिक इंजन। जो चंद्रयान 1 में यूज़ हुई थी लॉन्च व्हीकल वो बेसिकली PSLV 1 हुई थी। उसके बाद जितने भी चंद्रयान मिशन हुए उसमें आपके चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इन सब में GSLV लॉन्च व्हीकल यूज़ हुई है। फिर उसके बाद में जो पोलर PSLV है वो आपकी बेसिकली लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है, रिमोट सेंसिंग के काम आती है और और सब ये जो यूसेज बताए इनमें काम आती है। प्लस GSLV मेनली आपके टेलीकॉम पर्पज़ से होता है और वेदर सैटेलाइट होता है जो कि एक जगह फिक्स रहता है और वेदर को मॉनिटर कर सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि स्कूल टोल्ड टू पुट अप बोर्ड्स ऑफ ऑन हायर शुगर इनटेक। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट पेज में भी इसका न्यूज़ है। फिर यहाँ पे नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो चल रहा था उसका नाम बदल के अभी जो है ज्ञान भारतम मिशन कर दिया गया है। तो इसमें वही PM ने बोला है कि बेसिकली जो हमारे 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हमारे जो हैंड रिटन पहले के जो भी मटेरियल्स हैं उनको बेसिकली तो उनको डिजिटाइज़ करना, डॉक्यूमेंट करना और कंजर्व करना, ये इसका मिशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसमें 1 करोड़ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और डिजिटाइज़ कर रहे हैं। और जो भी मटेरियल हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, म्यूज़ियम में है, लाइब्रेरी में है या प्राइवेट कलेक्शंस में है, तो उनको हम बेसिकली ये डिजिटाइज़ कर रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट। और इसके लिए बजट भी इंक्रीज़ कर दिया है, पहले अब 60 करोड़ है। तो पहले नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन 2003 में आया था, अब ये 2025-26 के बजट में ये अनाउंस हुआ ज्ञान भारतम मिशन। तो इसके लिए बजट भी 60 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है और इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाएंगी। अब जैसे कि AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, है ना, ये सारा यूज़ किया जाएगा इसको करने के लिए। और कोलैबोरेट किया जाएगा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ, प्राइवेट कलेक्टर्स के साथ, है ना, ताकि प्रमोट की जा सके जो मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज़ हैं उनको। फिर यहाँ पे इस न्यूज़ को हम लास्ट में वर्ल्ड न्यूज़ में कवर करेंगे अभी। फिर यहाँ पे सेंटर ने तमिलनाडु ने जो है सेंटर के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि जो है 2152 करोड़ रुपए तमिलनाडु का जो है वो रिफ्यूज़ किया है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर आता है जो तमिलनाडु को मिलना था। उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से मना किया है, तो वो बोला है कि उसको रिटेलिएट करते हुए ऐसा इन्होंने किया है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? बेसिकली डिज़ाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली स्टेट्स करते हैं। और जो इसका जो फंडिंग होती है वो बेसिकली शेयर करते हैं सेंटर और स्टेट्स अलग अलग रेशियोज़ में, जैसे 75:25 हो गया या 90:10 हो गया या 60:40 हो गया, ऐसे ऐसे रेशियोज़ में
ये जो है शेयर करते हैं बजट। तो ये अभी वही बोला है कि जो है तमिलनाडु ने कि जो है सेंटर ने अभी रिफ्यूज़ किया ये फंड्स जो इनको मिलना था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंडर। फिर यहाँ पे ईडी बुक्ड ऑफिसर्स बुक्ड फॉर सीकिंग 2 करोड़ ब्राइब। तो ईडी क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो हमारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को और जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस होते हैं उनको देखने के लिए होती है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस होते हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर देखे जाते हैं, और जो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो है इसको डील किया जाता है। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बेसिकली काम करती है। तो ये जो भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इलीगल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए, और इनकी पावर क्या होती है, किसी की प्रॉपर्टी जो है कॉन्फिस्केट कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं जो भी इलीगल मीन्स से ली गई हैं। फिर यहाँ पे कर्नाटका जो है सर्वे करा रहा है, सुप्रीम शेड्यूल कास्ट का सर्वे करा रहा है, ताकि वो जो इंटरनल रिजर्वेशन कोटाज हैं उसको डिसाइड कर सके। और तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिला कि जो है जो सर्वे में ये मिला कि ज़्यादातर कम्युनिटीज़ नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, और इनके पास जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार हो गया, बीपीएल कार्ड हो गया, वोटर आईडी, इनके पास नहीं है, और जो कि जो है आपके उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट गवर्नमेंट का लेना है या एजुकेशनल बेनिफिट लेना है, हेल्थ बेनिफिट लेना है, वो सब इनके पास नहीं है। बेसिकली इसमें फाउंड हुआ कि जो है इनके अर्ली पेरेंटल डेथ हो जाने की वजह से कई सारे डॉक्यूमेंट इनके बच्चों को पास नहीं हो पाते हैं, और ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है, जैसे कि वहाँ के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, कालबुर्गी और मैसूर में। तो ये इसमें बताया गया है। यहाँ पे आपका मिस वर्ल्ड कंपटीशन चल रहा था हैदराबाद में, उसमें मिस एस्टोनिया ने गोल्ड जीता है, जिनका नाम है एलिसे रैंडमा। तो ये बेसिकली बस मिस वर्ल्ड बन गई हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली सीज़ फायर होने के बाद भी पाकिस्तान जो है कंटिन्यू रख रहा है अपना स्मगलिंग, जो है आर्म्स का स्मगलिंग कर रहा है और नारकोटिक्स का। तो और वो भी किसके थ्रू कर रहा है? चाइनीज़ ड्रोन्स के थ्रू कर रहा है बॉर्डर में। तो बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने रिकवर किया है कई सारे ड्रोन्स, एक्सप्लोसिव्स और वेपन्स और ड्रग्स जो है पंजाब बॉर्डर पे 10 मई से 16 मई के बीच में। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उसमें इंडिया ने प्लेज किया है कि वो अपनी अलग अलग स्पेशल यूनिट्स जैसे कि क्विक रिएक्शन फोर्स हो गई, और आपकी जो आर्म्ड पुलिस हो गई, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल हो गई, इन सब का जो वो यूएन पीस कीपिंग मिशंस में कंट्रीब्यूट करती रहेगी। तो अब ये यूएन पीस कीपिंग मिशन है क्या? बेसिकली यूएन पीस कीपिंग मिशन यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है, यूएन इनिशिएटिव, जिसमें कि ये हेल्प करता है उन कंट्रीज़ को जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं और कॉन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ लाने में। और ये क्या करता है, जो यहाँ पे इंटरनेशनल मिलिट्री और जो पुलिस पर्सनल है उनको डिप्लॉय करता है। तो जो भी आपका कोई सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है मान लीजिए, तो और या पीस एग्रीमेंट हुआ है, तो उसको मेंटेन रखते हैं ये पुलिस फोर्सेस या फिर पीस कीपिंग फोर्सेस, और वहाँ के सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो वहाँ का इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस है उसको बेसिकली रीबिल्ड करने में हेल्प करता है। और वहाँ पे कोई ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है या फिर कॉम्बेटेंट्स को अगर हराना है तो उसमें सब में यूज़ होता है। और ये कोई भी मिशन अगर ऑथराइज़ करना होता है तो वो कौन ऑथराइज़ करता है? बेसिकली वो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज़ करती है। और जो है ये मिशंस कैरी होते हैं विद द हेल्प ऑफ होस्ट कंट्री, अगर उसकी कंसेंट होती है तब। और जो इसमें जो पुलिस पर्सनल और ट्रूप्स आते हैं, तो जैसे इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया वैसे मेंबर नेशन सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इसमें, जिसमें कि इंडिया जो है लगभग 5375 पर्सनल्स इसमें कंट्रीब्यूट करता है। एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके प्रीलिम्स के लिए कि जो यहाँ पे पीस कीपर्स होते हैं उनको ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं, ब्लू हेलमेट, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 स्लीपर सेल्स जो है अरेस्ट किए हैं मुंबई एयरपोर्ट से। तो ये स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली एक सीक्रेट ग्रुप होता है ट्रेन टेररिस्ट का, और या स्पाइज होते हैं ये, वो बहुत ही पीसफुली और चुपचाप जो है लोगों के बीच में रहते हैं, और वो ब्लेंड हो जाते हैं लोकल पॉपुलेशन के बीच में ही रह के, वहाँ पे शांति से रहते हैं और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेज नहीं होते हैं बहुत लंबे टाइम तक, जब तक ये एक्टिवेट न किए जाएं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये है अटैक और टेररिस्ट अटैक और ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।
तो अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक इन 2008। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये NIA एक्ट के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका काम बेसिकली क्या है? इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना और टेररिज्म जैसे इन्वेस्टिगेट करना, टेररिज्म को प्रोसिक्यूट करना, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हाईजैकिंग हो गई, फेक करेंसी पंपिंग हो गई और कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है जिसके नेशनल और इंटरनेशनल लिंक्स हैं उससे रिलेटेड। और ये कोई भी स्टेट पुलिस से ये केस अपने पास ले सकता है विद अप्रूवल। और इसका जुरिस्डिक्शन इंडिया में और आउटसाइड इंडिया भी होता है स्पेशल अप्रूवल्स के साथ। और ये इसके कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट, स्पीडी ट्रायल्स करने के लिए वो ऐसे केसेस को। अभी 2019 में अमेंडमेंट के बाद इसमें कुछ और केसेस ऐड कर दिए गए हैं जो कि ये साइबर टेररिज्म का केस भी हैंडल करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया या फिर कोई इंडियन मिशन पे बाहर इस पर अटैक हुआ तो उस पर भी जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं ये। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हो सकती है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो जो कांधामल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के बारे में वहाँ की फिगर के बारे में एक बताया जिनका नाम है सरोजनी प्रधान। वो कैसे सरोजनी प्रधान जी और जो जिनेरी प्रधान, इन दोनों ने कैसे अपनी कम्युनिटी में चेंज लाया। तो इनकी कहानी शुरू होती है कि जो है कांधामल जो वुमेन होती हैं वो जो पहले जो कि लैंडलॉर्ड्स होते थे या ब्रिटिशर्स होते थे और जो लोकल किंग्स होते थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये क्या करती हैं, अपने चेहरे पे ब्लैक कलर का टैटू प्रिंट करा लेती थी और तो ये ना अपनी ब्यूटी हाइड करने के लिए करती थी ऐसा, ताकि वो अटेंशन उनको ना मिले, एस्केप करने के लिए अटेंशन। और गर्ल्स जो है ये 10 साल की एज में इनके टैटू इनकी महिलाओं में लड़कियों में बना दिया जाता है और जो कि काफ़ी पेनफुल होता है प्रोसीजर ये। और नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हफ्ते लग जाते हैं इसको हील करने में और काफ़ी स्वेलिंग और इन्फेक्शन भी हो जाता था। लेकिन टाइम के साथ जो है ये जो टैटू है ये वहाँ की आइडेंटिटी और वुमेनहुड को मार्क करने लगा। वुमेनहुड इससे ज़्यादा जाना जाता था। और जिन महिलाओं की ये टैटू नहीं होता है उनको बेसिकली बोला जाता है कि नॉट अ ट्रू कांधार वुमेन, वो सही में कांधार महिला नहीं है, कांधा महिला। और अब ये जो सारी प्रैक्टिस है उसका डिक्लाइन देखा जा रहा है। तो इसमें की फिगर्स बताया जा रहा है इनको, सरोजनी प्रधान जी को, और जो एक दूसरी हैं वो उनका नाम है जिनेरी प्रधान। तो अब जो वुमेंस हैं वो 40 साल के ऊपर की या उनके अंडर की जो है उनको रियरली जो फेशियल टैटू बहुत कम मिलते हैं। और जो आपका अब महिलाएं हैं वो स्कूल जाने लगी हैं और अच्छी एजुकेशन और एम्पावर्ड हो गई हैं पहले से, और अब ये पहले के जैसे रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करते हैं। फिर ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, तो मैंने बताया ही आपको, मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन जो है जून 2019 से लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अभी जो उसका नाम बदल के कि ज्ञान भारतम मिशन कर दिया गया, जिसमें कि 1 करोड़ जो है आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा और डिजिटाइज़ किया जाएगा। और सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो भी आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के पास मैन्यूस्क्रिप्ट पड़े, म्यूज़ियम में, लाइब्रेरी में, प्राइवेट कोलैबोरेटर्स के पास, तो इसके लिए 60 करोड़ का बजट जो है वो दिया गया है। और अब ये सारी नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेगा जैसे AI, ब्लॉकचेन और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके डिजिटाइज़ करेगा ये सारा डेटा आपका। यहाँ पे पाकिस्तान लिंक घोस्ट सिम कार्ड रैकेट बस्टेड बाय असम पुलिस। तो ये घोस्ट सिम कार्ड क्या होता है? बेसिकली ये कार्ड होता है जो अनट्रेसेबल होता है, उसको ट्रेस नहीं कर सकते और फॉल्स आइडेंटिटी के नेम में लिया जाता है। जैसे आपके नेम में कोई दूसरा आइडेंटिटी कार्ड ले ले, और ये इलीगल पर्पस के लिए यूज़ होता है, कोई टेररिज्म जैसे हो गया, स्पाई करने के लिए या साइबर क्राइम परफॉर्म करने के लिए हो गया, तो इसके लिए बेसिकली यूज़ होता है ये। तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी लाई थी, जैसे कि KYC नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और आधार बेस्ड वेरिफिकेशन किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम लेके आई, तो ताकि मल्टीपल सिम्स को डिटेक्ट किया जा सके अगर सेम ID से लिया गया है। तो ये सब प्रोविजंस हैं बेसिकली। यहाँ पे CBSE ने अपने सारे स्कूल्स में जो है शुगर बोर्ड्स लगाने को बोला है। अब ये शुगर बोर्ड्स क्या करेंगे? बेसिकली जो आपका हाई शुगर इनटेक है उसके खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाएंगे ताकि हम शुगर इनटेक कम कर सकें। तो पहले जो ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो डिज़ीज़ होती थी वो पहले एडल्ट्स में देखी जाती थी, अब जो है चिल्ड्रंस में भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। इसकी वजह से स्टेप लिया गया।
तो इससे बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ओबेसिटी बढ़ रही थी, उनके डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उनकी लो हो रही थी। तो ये डिसीज़न लिया गया और तो ये सारे जो बोर्ड्स हैं वो डिस्प्ले करेंगे शुगर बोर्ड्स और एजुकेट करेंगे स्टूडेंट्स जो डेंजर्स हैं हाई शुगर इनटेक के उसके खिलाफ। यहाँ पे गिर नेशनल फॉरेस्ट में जो है गिर सेंचुरी में आपका लॉयन एस्टिमेशन पॉपुलेशन चला है 2025 का। तो वही सारी फ़ोटोज़ दी हुई हैं, कैसे फ़ोटोज़ ली जा रही हैं और कैसे सारे ट्रैक कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बेसिकली बताया गया ट्रैकिंग द किंग्स। इसमें जो आपका लॉयन सर्वे हुआ था 1968 में, तो उस टाइम पे जो वहाँ की पॉपुलेशन जो लॉयन की थी वो 177 थी एशियाटिक लॉयंस की, और जो अब जो है 2020 में आया था डेटा उसमें 674 लॉयंस की पॉपुलेशन हो गई थी। तो मेनली जो गिर सेंचुरी है और गिर सेंचुरी और ग्रेटर गिर फॉरेस्ट, वहाँ पे ग्रेटर गिर फॉरेस्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन गिर सेंचुरी के कंपैरिजन में। तो अभी जो ये सर्वे हो रहा है वो 10 से 14 मई को हुआ है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ के, और जिसमें 1500 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। डिजिटल कैमरा यूज़ हुआ, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हुई और रेडियो कॉलर्स भी यूज़ हुए। रेडियो कॉलर्स जो कि लॉयंस के लगा दिए जाते हैं ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। और अब यहाँ पे एक नीचे कई सारी और फोटोज़ दी हुई हैं। फिर यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है मालधारीज़। मालधारीज़ बेसिकली कौन है? मालधारीज़ वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ट्रेडिशनल पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, जो ये सब काऊ, बफेलो, शीप, गोट ये सब हर्ड करते हैं, ये सब पालते हैं। तो ये जो गिर फॉरेस्ट उस वहाँ पे और जो उसके आसपास के एरियाज़ में रहते हैं, और ये सेमी नोमैडिक हैं। और ये जो है बेसिकली इनका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये कि जो है ये जो लॉयंस के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। और जो है कभी कभी लॉयंस जो है इनके जो लाइफ स्टॉक है उस पर हमला भी करता है, बट ये दोबारा रिटेलिएट नहीं करते हैं लॉयंस पे। तो ये एक दिखाता है कि बेसिकली इनके एक टाइप से की एलाइज हैं लॉयंस के और कोहैबिट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के साथ। अब चैलेंजेस क्या हैं कि जो रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एक्सेस है इनका कंजर्वेशन पॉलिसीज़ की वजह से, और लिमिटेड है इनका मॉडर्न एजुकेशन जो है, हेल्थ केयर और मार्केट फैसिलिटीज़ कम है इनके लिए, और इनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है लॉयंस के साथ, वो इम्पॉर्टेंट है आपका कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन लॉयंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है वाई देयर इज़ वेरिएशन इन फर्टिलिटी रेट्स। तो यहाँ पे बेसिकली आप पहले देख लेते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट और क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो बेसिकली आपका एक कोई भी वुमेन है जो पूरे लाइफ टाइम में कितने जो चिल्ड्रेन है वो बियर कर सकती है ना। तो और उसके रिप्रोडक्टिव पीरियड में जो 15 से 49 साल का होता है उसमें कितने एक्सपेक्टेड बच्चे हैं उसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट होता है 1000 लोगों में कितने नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स, ठीक है, लाइव बर्थ पर ईयर इन अ गिवन ईयर, कोई भी गिवन ईयर हो सकता है बेस, ठीक है। तो ये होता है। तो अब यहाँ पे जो फाइंडिंग्स है वो क्या है? बेसिकली सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे की, SRS सर्वे की, जो आपका इंडिया का TFR है 2020 में वो 2.0 था, 2021 में भी ये 2.0 ही रहा। तो सेम, लेकिन जो आपको रिप्लेसमेंट लेवल के लिए चाहिए होता है वो 2.1 चाहिए होता है। रिप्लेसमेंट लेवल वो होता है जिस पे ना आपकी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है ना डिक्लाइन होती है, एक स्टेबल पॉपुलेशन रहती है। तो अभी बताया गया जो हाईएस्ट जो TFR है वो बेसिकली बिहार में है, फॉलोड बाय यूपी, जो कि बिहार में 3.0 है, यहाँ पे 2.7 है। और जो लोवेस्ट है वो बेसिकली आपका दिल्ली में है, लोवेस्ट है वो आपका दिल्ली में है और वेस्ट बंगाल में है। और जो क्रूड बर्थ रेट है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है? क्रूड बर्थ रेट जो है 19.3 है पर 1000 पीपल आपका, ठीक है। ये भी डिक्लाइन कर रहा है पर ईयर। और फास्टेस्ट डिक्लाइन कहाँ पे है? केरला में फास्टेस्ट डिक्लाइन है, तमिलनाडु में फास्टेस्ट डिक्लाइन है क्रूड बर्थ रेट का, और सिर्फ एक्सेप्ट उत्तराखंड जिसमें कि जो है बढ़ा है, स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो सदर्न स्टेट्स में है, सदर्न स्टेट्स वहाँ पे क्यों जो है डिक्लाइन हो रहा है बेसिकली क्रूड बर्थ रेट? वहाँ की अच्छी शिक्षा की वजह से, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, और वहाँ के पॉलिसी चेंजेस की वजह से, डेवलपमेंटल पॉलिसी चेंजेस वजह से। फिर अगर बोला जाए कि हाई जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा TFR है वो किस रीज़न से है, वहाँ पे वुमेन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और पॉलिसी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ये इसमें बोला गया है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टोटल फर्टिलिटी रेट है तो वहाँ की अब बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब एजिंग पॉपुलेशन है आपकी, और पेरेंटिंग में लोगों का कम इंटरेस्ट है,
लाइफस्टाइल और इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये सारा इस पूरे आर्टिकल में बताया गया था। तो हाउ इज़ साइबर बुलिंग टैकल्ड अंडर द लॉ। तो इसमें अभी जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसमें जो हमारे लेफ्टिनेंट हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उनके परिवार को ऑनलाइन हेट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें निशाना बनाया गया। तो पहले हम कुछ वर्ड्स डाल लेते हैं। जैसे ट्रोलिंग क्या होता है। ट्रोलिंग बेसिकली होता है किसी को हरास करना ऑनलाइन। और साइबर बुलिंग क्या होता है। साइबर बुलिंग आपका कोई रिपीटेड आपका जो है ऑनलाइन अब्यूज़ कर रहे हैं आप उनको थ्रेटन करने के लिए, तो साइबर बुलिंग होता है वो। डॉक्सिंग क्या होता है। डॉक्सिंग बेसिकली आप किसी की पर्सनल जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, वो बिना जिसका ये इन्फॉर्मेशन है उसके बिना कंसेंट के जो है उसको ऑनलाइन रिलीज़ कर देना, तो उसको बोलते हैं बेसिकली डॉक्सिंग। तो अब इसके लिए कुछ लीगल प्रोविजंस जो हैं हमारे इंडिया में वो क्या हैं। कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है हमारे पास इसके लिए, इसको डील करने के लिए। नो डेडिकेटेड लॉ इन इंडिया जो ऑनलाइन हेट और साइबर बुलिंग को टैकल करता हो। बट कुछ लॉज हैं जो उनके कुछ पार्ट्स हैं जो इसको हैंडल करते हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो है उसमें सेक्शन 75 में 74-75 में जो है सेक्सुअल हरासमेंट को डील किया गया है। फिर यहाँ सेक्शन 351 में, इसी के 351 में भी जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है ऑनलाइन उसको डील किया जाता है। 356 सेक्शन 356 में आपका डिफेमेशन केसेस को हैंडल करते हैं। और सेक्शन 196 में कोई अगर दो ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी प्रमोट कर रहा है उसको बेसिकली हैंडल करते हैं। फिर इसी तरह आईटी एक्ट है हमारे पास। तो आईटी एक्ट में क्या होता है। आईटी एक्ट 2000 का, इसमें कोई भी आपकी ये सब हैंडल होते हैं। आपके सेक्शन 69 में क्या होता है। 69 में कोई भी ऑनलाइन कंटेंट जो है अगर किसी के द्वारा पोस्ट किया गया है वो अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है या फिर सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ है तो गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर सकती है। अब इसमें और भी चीज़ें डील होती हैं, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन हो गया, है ना। तो ये बेसिकली अलग अलग प्रोविजंस आईटी एक्ट में डील होते हैं। अब इन सब में प्रॉब्लम क्या है जो है जो विक्टिम की कंप्लेंट होती है वो बहुत बार इग्नोर कर दी जाती है और वही सिर्फ जो है उन्हीं कंप्लेंट्स पे एक्शन लिया जाता है जिसमें गवर्नमेंट तक जो है वो बात पहुंच जाती है। अदरवाइज़ ये बिहाइंड द सीन ही रहती है और बहुत ही एनोनिमिटी है इनको डील करने में और ट्रेनिंग बहुत ख़राब है इन चीज़ों में। और क्रॉस बॉर्डर एनफोर्समेंट भी इनका बहुत ही वीक है। क्रॉस बॉर्डर एनफोर्समेंट भी इनका वीक है काफ़ी। अब कंसर्न्स क्या हैं गवर्नमेंट सेंसरशिप के बारे में, कि जो सेक्शन 69 है जिसमें ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक कर सकती है जो गवर्नमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में बोला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो है ब्लॉकिंग करना ब्लॉक कर सकते हैं बट जो है उसके लिए क्लियर रीज़न होना चाहिए और क्लियर रीज़न होना चाहिए। और फिर सेक्शन 79(3) में इसमें जो है क्या बोला गया कि बहुत सारे वेग टर्म्स हैं जो कि और कोई उसमें रिव्यू प्रोसेस नहीं है। अब जैसे जुडिशल इंसाइट्स की बात करें तो 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट में रूलिंग आई थी कि जो है अगर कोई पहले से पब्लिकली अवेलेबल है कंटेंट, पब्लिक अवेलेबल कंटेंट है अगर कोई, तो उसको दोबारा से पब्लिक करना वो डॉक्सिंग नहीं है, नॉट डॉक्सिंग। बट यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न क्या है कि पब्लिक क्या चीज़ है वो ही क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि व्हाट इज़ पब्लिक अवेलेबल डेटा, वो डिफाइन नहीं है पहली बात तो। और जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो डिफ़ाइन नहीं करता है क्लियरली कि पब्लिकली अवेलेबल डेटा है क्या चीज़, क्योंकि इन्होंने बोला पब्लिकली अवेलेबल डेटा को दोबारा से पब्लिक करना डॉक्सिंग नहीं है, बट पब्लिकली अवेलेबल डेटा है क्या ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। और जो आपका एक्ट है डिजिटल प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वो क्लियरली डिफाइन नहीं करता इस चीज़ को। तो लीगल लूप होल हैं इसमें काफ़ी सारे। अब जो आपके चैलेंजेस है इसमें आगे क्या है कि जो लीगल गैप्स हैं कई सारे, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इस पर। नो स्पेसिफिक लॉ ऑन डॉक्सिंग या ऑनलाइन हेट पे। और पब्लिक इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी नहीं है। एक तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन क्या है। और जो विक्टिम कंप्लेंट्स हैं उनका वीक एनफोर्समेंट है, इग्नोर कर दिया जाता है उनको बेसिकली। और ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है जो आपके पुलिस और जुडिशरी की है, और क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरीज़ में जो फेलियर होता है उसका रीज़न फाइंड करने की कोशिश की है। तो
तो सॉलिड स्टेट बैटरीज़ क्या होती हैं बेसिकली, जो आपकी पेस मेकर्स या स्मार्ट वॉचेस में लगती हैं, जो सॉलिड के सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट की बनती हैं। तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या बताया गया बेसिकली, जब ये चार्ज होती हैं, चार्जिंग के दौरान जो लिथियम आयन वो डिपॉजिट हो जाता है एनोड के पास आपका, और जिसकी वजह से वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप होता है, जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। और जब ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पियर्स कर जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है आपका। तो अब इसमें डिस्कवरी क्या हुई है बेसिकली, साइंटिस्ट ने ऑपरेंडो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया है इस डेंड्राइट लाइक हेयर ग्रोथ क्यों होती है इसको देखने के लिए। तो इन्होंने ये देखा कि जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल चलती है तो उस बीच में जो है ये टाइनी क्रैक्स इसमें डेवलप हो जाते हैं, लिथियम एनोड के पास टाइनी क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रैक्स फिर ये एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और जिसकी वजह से ये बैटरी फेलियर होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने देखा। अब ये जो बैटरी फेलियर है बेसिकली ये बोलते हैं कि जो है ये आपका मेटल फैटिक की वजह से होता है, मेटल फैटिक जो कि एक मैकेनिकल फेलियर है। ठीक है, और इवन जो है छोटा सा करंट भी इसको रिपीटेडली देने पे स्ट्रक्चरल डैमेज इसमें हो सकता है। तो अब ये बोलते हैं वही चीज़ कि इसको जो है बेटर इस स्टडी को यूज़ कर सकते हैं मेटल को उसको पढ़ने के लिए और अच्छा डिज़ाइन अच्छे मॉडल डेवलप करने के लिए, ताकि ये चीज़ दोबारा से जो मेटल फैटिक है ये ना हो और लॉन्ग लास्टिंग हो बैटरी की। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो द मॉनसून्स ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल। बेसिकली मॉनसून और जो विंड पोटेंशियल है उसको कैसे यूज़ करने की बात की है इसमें। तो मॉनसून यूजुअली केरला में जो है 1 जून को आता है, बट इसने फोरकास्ट किया है कि इस बार मई 27 को आएगा, और साउथ वेस्टर्ली विंड्स की वजह से और सोमाली जेट स्ट्रीम्स की वजह से जो ईस्टर्न अफ्रीका से आती है। अब इसका जो बेसिकली कनेक्शन बताया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी से, तो जो मानसून के टाइम पे जो विंड है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर और पोटेंशियल होता है विंड एनर्जी के लिए, और इंडिया हाईली डिपेंडेंट है कोल पे। आपका 75% इलेक्ट्रिसिटी जो है कोल से आती है। तो गोल क्या है इस जो है कोल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना और विंड कैपेसिटी को बढ़ाना। 2032 तक इसका जो टारगेट है वो 121 गीगावाट है। अभी करेंटली 45 गीगावाट ही हम जनरेट करते हैं, तो 121 गीगावाट इसका पोटेंशियल है। तो अब ये विंड फोरकास्टिंग जो है एक्यूरेट हमारे लिए क्यों मैटर करता है, क्योंकि विंड एनर्जी हर बार वेरी करती है और एक्यूरेट प्रेडिक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है हम प्लान कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर के लिए अपने, जो खारिफ में ज़्यादा लगता है और अर्बन डिमांड के लिए। ठीक है, खारिफ क्रॉप्स के लिए और अर्बन डिमांड के लिए। जैसे कि कुछ एरियाज़ है जस्ट वेस्टर्न घाट्स हो गया, जिसमें 70% जो है जो साल की पूरी विंड एनर्जी है वो जनरेट होती है जून से सितंबर में। ठीक है, अब मॉनसून स्पीड भी वेरी करती है, तो इस प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा पावर कोई भी मान लीजिए एक साल में बहुत ज़्यादा हो गया या कम हो गया, सरप्लस या शॉर्टेज को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो विंड एटलस है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई हेल्प करता है प्लानिंग विंड फार्म्स के लिए। ठीक है, अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि गूगल का नेटमेट 3 ये कंबाइन करता है सारे रडार्स को और सैटेलाइट्स को, विंड वेदर स्टेशन डेटास को, ताकि जो है ये विंड एनर्जी पे डेटा प्रेडिक्ट किया जा सके। तो ये था पूरा इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया है डिफेंस स्पेंडिंग, 50,000 करोड़ रुपए से इंक्रीज़ कर दिया है। तो यही बोलते हैं कि जो इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट हमारा टारगेट था 4.4% ऑफ जीडीपी, वो अब ब्रीच नहीं होगा शायद, क्योंकि अब ये मैनेजेबल क्यों है, क्योंकि जो है इंडिया का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखने में किसी भी मिलिट्री टेंशन के टाइम पे, और एक्स्ट्रा डिफेंस स्पेंडिंग सिर्फ 0.14 ऑफ जीडीपी है, जो कि मैनेजेबल है कि गवर्नमेंट हायर रेवेन्यू कलेक्ट कर ले, और कहीं भी पोटेंशियल अगर कट करना हो तो स्पेंडिंग कट कर दे। और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी अभी कम है, लोअर ग्लोबल प्राइसेस, और स्टेबल टैक्स रेवेन्यू से अपना ये मैनेज कर सकती है। ठीक है, और इस बार जो आरबीआई का डिविडेंड है वो भी गवर्नमेंट को ज़्यादा मिल सकता है। जो आरबीआई डिविडेंड है जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के थ्रू इनको मिलता है, उसमें जो 5.5 to 6.5% जो भी बैलेंस शीट का होता है वो आरबीआई अपने पास बफर की तरह रखता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। बाकी जो सरप्लस होता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है,
तो लास्ट ईयर भी जो है गवर्नमेंट ने 2.1 लाख आरबीआई ने 2.1 लाख करोड़ ट्रांसफ़र किए थे गवर्नमेंट को, जो कि पिछले ईयर से 141% ज़्यादा था। तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। तो यही सब इसमें बताया हुआ है कि कट जो है कई सारे स्कीम्स में लग सकता है, कोई सी भी एक में नहीं लगेगा, तो ये मैनेजेबल है पूरा खर्चा जो है। फिर यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो दोबारा से इंडियन जो मार्केट है उसमें पैसा डालने लगे हैं। तो बेसिकली जो भी हमारे जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर था उसमें जो ईज़ आया उसकी वजह से, और जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन कम हुआ है उसकी वजह से, और जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो भी कम हुए हैं। तो ये सब देखते हुए इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और दोबारा से इंडियन मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं दोबारा से। देख लेते हैं यहाँ पे एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता है वो किसी भी डायरेक्ट जो बिज़नेस होता है उसमें ओनरशिप लेने के लिए होता है, ओनरशिप या कंट्रोल लेने के लिए होता है। जैसे कि टोयोटा अपनी कार फैक्ट्री इंडिया में बिल्ड कर रहा है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये बेसिकली एफडीआई के अंदर आएगा। एफआईआईज़ क्या होते हैं, बेसिकली जो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में, तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें मैनेजमेंट भी पास नहीं होता है जो कंपनी का है। तो और ये क्या है, ये ज़्यादा रेगुलेटेड होता है और हार्ड टू मतलब दोबारा से लिक्विडेट करना ईजी नहीं होता है। एफआईआईज़ क्या होते हैं, कभी कभी इनको हॉट मनी भी बोला जाता है, क्योंकि ये ईज़िली जो है मार्केट में आते हैं और ईज़िली मार्केट से चला जाता है पैसा, इसलिए ये हॉट मनी भी इसको बोलते हैं कभी कभी। और जो एफडीआई होता है वो बेसिकली आपका कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता है। जैसे यहाँ वहाँ की कोई कंपनी यहाँ पे अपनी बिल्ड कर रही है कंपनी, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट और ये सब भी क्रिएट करता है, बट एफआईआईज़ में ऐसा कुछ नहीं, सिंपली इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं ये। फिर यहाँ पे इसराइल ने लॉन्च किया है ऑपरेशन गाइडियन चैरियट गाज़ा में बेसिकली इन्होंने इसराइल के हॉस्टेजेस कैप्चर कर रखे हैं। तो इसराइल का कहना है कि जो है वो कंटिन्यू रखेंगे अटैक, और जब तक ये हॉस्टेजेस इनको वापस रिटर्न नहीं किए जा सकते और हमास को डिसमेंटल नहीं कर देते पूरी तरीके से, तब तक वो रिटर्न नहीं करेंगे। और ये जो ऑपरेशन है वो और ज़्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ इजरायली आर्मी परफॉर्म करेगी गाज़ा में। तो गाज़ा में इस ऑपरेशन की वजह से पूरा गाज़ा ब्लॉकेड हो गया है, कहाँ वहाँ कोई फूड नहीं जा पा रहा है, फ्यूल वाटर सबकी कमी हो गई है, और गाज़ा में एकदम फैमाइन आने की कगार पे हो गया है। हमास है कौन? हमास बेसिकली ये पैलेस्टीनियन मिलिटेंट और पॉलिटिकल ग्रुप हैं जो गाज़ा स्ट्रिप को गवर्न करते हैं, और ये 1987 में फॉर्म हुए थे, जो पैलेस्टीनियन अपराइजिंग हुई थी उसके टाइम पे। तो ये बेसिकली आर्म्ड, इनकी दो विंग है, पॉलिटिकल विंग और जो आर्म्ड विंग है। जो पॉलिटिकल विंग है वो गाज़ा स्ट्रिप को जो है एडमिनिस्टर करती है, और जो आर्म्ड विंग है वो ऑर्गेनाइज्ड जो टेररिस्ट जो अटैक्स हैं वो इसराइल पे कंडक्ट करते हैं। तो ये जो हमास है ये बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको बोला जाता है, कई सारे कंट्रीज़ के ज़्यादा डेजिग्नेट किया जाता है, जैसे यूएस हो गया, इसराइल हो गया और यूरोपियन यूनियन हो गया, इन सब के द्वारा। ये था आज का पूरा हमारा न्यूज़ का डिस्कशन, इंपॉर्टेंट न्यूज़ का। तो हमने देखा बेसिकली आज कि इसराइल ने कैसे ऑपरेशन गाइडियन चैरियट लॉन्च किया गाज़ा में अपने हॉस्टेजेस को रिलीज़ करने के लिए, हमास के बारे में जाना, और फिर उसके बाद में हमने देखा कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स दोबारा से इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं, और एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस जाना। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि कैसे डिफेंस सेक्टर में स्पेंडिंग इंक्रीज़ करने पे जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उस टारगेट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने होंगे, आरबीआई डिविडेंड कितना दे रहा है वो जाना। फिर मानसून और विंड एनर्जी के पोटेंशियल के बीच में कोरिलेशन जाना। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जैसे लिथियम आयन बैटरी के फेल होने का रीज़न क्या है और उसमें क्या स्टडी की जा रही है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि साइबर बुलिंग के लिए जो है कैसे इंडियन लॉ को में टैकल किया जाता है साइबर बुलिंग, उसके लिए सारे प्रोविजंस देखे और उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, डिजिटल प्रोटेक्शन एंड डेटा प्रिवेंशन एक्ट के बारे में देखा। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट और क्रूड बर्थ रेट कैसे जो है वैरी कर रहा है इंडिया में, उसके बारे में देखा हमने डिटेल में। फिर उसके बाद में मालधारी कम्युनिटी के बारे में देखा गिर फॉरेस्ट में। फिर गिर में जो लॉयन सेंसस लॉयन का जो एस्टिमेशन हो रहा है पॉपुलेशन का, उसके बारे में देखा हमने। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि जो है सीबीएसई ने कैसे शुगर बोर्ड्स लगाया शुगर को बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। फिर उसके बाद में हमने यहाँ देखा घोस्ट सिम कार्ड के बारे में देखा जो पाकिस्तान का रैकेट पकड़ा गया है। फिर यहाँ पे हमने ज्ञान भारतम मिशन के बारे में देखा जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का नेम चेंज करके किया गया है। फिर यहाँ पे हमने देखा कांधार वुमेंस हैं
उनके ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस के बारे में देखा जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के बारे में देखा, स्लीपर सेल्स के बारे में देखा जो कि भी पकड़ा गया है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए के बारे में जाना और इंडिया उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बारे में जाना, ब्लू हेलमेट्स के बारे में जाना। फिर यहाँ पे पाकिस्तान चाइनीज़ ड्रोन्स के थ्रू कैसे स्मगलिंग हो रही है आर्म्स की, नारकोटिक्स की, मिस वर्ल्ड बन गई हैं जो उनके बारे में जाना हमने। फिर यहाँ पे कर्नाटका में शेड्यूल कास्ट सर्वे के बारे में जाना हमने थोड़ा सा। फिर यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में देखा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है। फिर यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में जाना जो तमिलनाडु को रिफ्यूज़ किया 2000 करोड़ का फंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंडर। फिर हमने ज्ञान भारतम मिशन के अंडर जो हमने देखा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 PSLV C61 पे लॉन्च हुई है, PSLV और GSLV के बारे में देखा हमने। फिर यहाँ पे देखा गया कैसे कि बांग्लादेशी एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया जो वहाँ के रेडीमेड गारमेंट्स से मुंबई और कोलकाता के पोर्ट्स के लिए। तो ये था डिटेल में हमारा आज का पूरा न्यूज़ डिस्कशन। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि और भी हम ऐसे न्यूज़ आपको डिटेल में थ्रू न्यूज़पेपर ही कवर कर दूं और आपका जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े कि आपका पूरा न्यूज़पेपर आपके सामने ही कवर हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।